नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और हमारे प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और हमारे प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक सुनने में आया है कोई खबर कि ये जो हमारे भारतवर्ष का एक घोर दुश्मन और गद्दार राहुल गांधी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, वो श्री मोदी जी के विषय में कह रहा था कि वो जैसे कर्नल गद्दाफी लीबिया के थे शायद और सद्दाम हुसैन इराक के, इन्होंने चुनाव जीता था। सर्वप्रथम तो ये देश जाने कि ये जो जीएनपीसी है किस कपट और छल पूर्वक जो है इसने 60-70 सालों से इस लोकतंत्र या चुनाव को हाईजैक किया है। यह देश को जानना बहुत जरूरी है। पोल प्रक्रिया को, चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से इन समूहों ने हाईजैक किया हुआ है, पूरा अपहरण किया हुआ है इस जीएनपीसी वालों ने। और चुनाव में धन बल और अपराधियों का बल या बाहुबल इसे कहते हैं, उसके बूते चुनाव खरीदना, लुभावनी बातों में अपने गरीब और भोली भाली जनता को बहकाना और चुनाव में गड़बड़ी, बूथ कैप्चरिंग और इलेक्टोरल रिगिंग के ये माहिर रहे हैं हमेशा 60-70 सालों तक। तो इन्होंने चुनाव को, लोकतंत्र को हमेशा अपहरण किया हुआ है। ये इनका इतिहास है। तो अब इनके मुंह से लोकतंत्र की बात तो यही जो हमारे मोदी जी ही सुनवा सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है कि इस घोर भारत के घोर गद्दार और दुश्मन राहुल गांधी जैसे लोगों को लोकतंत्र पर बोलने के लिए, और वही श्री मोदी जी और बीजेपी वाले जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहने हुए हैं और बहुत देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ये दम भी भरते हैं। तो ऐसे ऐसे घोर गद्दारों को ये मौका दिए हुए हैं कि वो लोकतंत्र पर प्रवचन करें, प्रलाप करें, जिन्होंने 60-70 सालों तक जो है इस लोकतंत्र को और लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लगातार जो है उसका अपहरण किया है, हाईजैक किया हुआ है। यह देश को मालूम है। तो
इसके लिए जो राहुल गांधी, जो गद्दार राहुल गांधी उतने जिम्मेदार नहीं है। ये राष्ट्रवाद का जो मुखौटा जो पहने हुए हैं ये बीजेपी वाले और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिम्मेदार है, जिन्होंने इनको इस तरह का मौका दिया हुआ है। वैसे भी इस तरह की जो उसकी बातें हैं वह उसके विक्षिप्त मनोदशा को दर्शाता है। विक्षिप्त मनोदशा मतलब बिल्कुल पागल जैसा, या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में है अब पैरानोइया। तो एक पैरानॉइड माइंड को वो दिखाता है, पागल जैसा। अब पागलपन को किस लिए? वैसे तो इसे जीएनपीसी के जो ये राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, इनको मोदी जी ने सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई हुई हैं, और इनके सारे कार्य जो है वो निर्बाध रूप से मोदी जी करवा रहे हैं। जो इन समूह ने जो इस देश का पैसा लूट करके कम से कम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा लूटे हुए काले धन की बात करें तो वो लगभग 1 से 20 लाख करोड़ के आसपास आज की तारीख में पहुंचता है। तो इनकी डकैती के पापों को और डकैती द्वारा लूटे हुए काले धन को, दोनों की रक्षा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रवादी मोदी जी और बीजेपी वाले। देखिए ये मोटा बताया जा रहा है। इन समूह ने जो प्रियंका वाड्रा या गांधी कह लीजिए, और फिर इसे सोनिया गांधी का जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ने मिलकर के जो हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हरियाणा में और राजस्थान में हड़पी हुई है, वो सारे केस जो है सिर्फ दिखावा मात्र को कभी कभी बीजेपी के लोगों के द्वारा बोल दिए जाते हैं चुनावी माहौल को बनाने के लिए। अन्यथा वो पूरा केस जो है ये सब खा गए हैं, चाहे वो खट्टर की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो। और उसमें अब उन हड़पी हुई यानी इन गद्दारों के द्वारा हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की हड़पी हुई जमीन में अब निवेश भी करवा रहे हैं मोदी जी। सुनने में आया है कि वो जो जमीन ये सब हड़पे हुए हैं, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का जो गद्दार सोनिया गांधी का जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उसकी जमीनों में कोई सऊदी अरब से का कोई निवेशक है, वो 25,000 करोड़ का सोलर पावर प्लांट वो लगाने की एक योजना है। तो ये सब कुछ जो है हमारे राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हमारे मोदी जी और उनकी सरकार के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में, उनके प्रोटेक्शन में, उनके पैट्रोनेज में ये सब हो रहा है। और इनके जितने भी इन समूह के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिनसे इनको तमाम पैसे आते हैं भारत में, सब बिल्कुल वो निर्बाध रूप से चल रहे हैं। जब भी इस राहुल को बाहर जाने को होता है वैसे ये साल के 12 महीनों में से मुश्किल से 2-3 महीने ही रहता है ये, और बाहर चला जाता है ऐशो आराम और गुलछरे उड़ाने के लिए। हमारे देश के और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के लूटे हुए पैसों पर
तो ये सारी व्यवस्था जो है हमारे राष्ट्रवादी मोदी जी करवा रहे हैं। और यदि उसको दिक्कत होती है वो इटली जाने वाने में, तो मोदी जी का जो पीएमओ है वो स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की व्यवस्था भी करता है, ऐसी बात नहीं है। और तो और इन डकैतों के लिए अच्छी से जो महल जैसी सुविधाएं और वो सिक्योरिटी का वो तामझाम सब दिया हुआ है। तो सवाल उठता है कि इतना होते हुए ये राहुल जो है ये पागल क्यों है? पागल है सत्ता पाने के लिए। अब कोई एक स्वाभाविक सवाल उठे कि भाई आखिर बगैर सत्ता के ही तो ये सारी व्यवस्था, सारे लाभ जो है मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए और जनता से इन्होंने वोट लिया कि भाई ये जनता के लिए काम करेंगे और ये काम कर रहे हैं जो है वो नेहरू परिवार के लिए, इन गद्दारों के लिए, गद्दार राहुल गांधी के लिए और गद्दार सोनिया गांधी के लिए, गद्दार प्रियंका गांधी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने वोट लिया जनता से और ये काम कर रहे हैं इन गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जेएनपीसी के सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और उस कुनबे के लिए। ये गद्दारी है मोदी जी की अपनी जनता के साथ। बहुत बड़ा विश्वासघात है। शायद यह अंदाज उनको है कि नहीं है, लेकिन इस देश की जनता जागरूक हो रही है और पक्का हिसाब लेगी ये मोदी जी का। तो अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता होगा कि जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, जो कि यदि वो शासक भी रहता, सत्ता उसके हाथ में होती, तब भी यानी इतनी वो सुविधाएं नहीं मिलती। जो सारी सुविधाएं जो है सत्ता हाथ में न रहते हुए भी मोदी जी की सरकार, बीजेपी वाले उनको जो है मुहैया करवा रहे हैं। हाँ, एक फर्क है, सत्ता जो इन सबों के हाथ में नहीं है, उससे सिर्फ एक ही फर्क है, वो लूट नहीं पा रहे हैं। तो लूटने की जो ललक है, अरबों खरबों जो लूट करके काला धन जमा करते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो लूट नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वो हमेशा पागलपन का दौरा जो है वो आता रहता है, हिस्टीरिया टाइप का। तो कभी लोकतंत्र नहीं है, तो वो न्यायपालिका नहीं काम कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, और मीडिया बस इसी तरह के बातें जो है आउट ऑफ हिस्टेरिकल पैरानोइया वो बोलता रहता है, सिर्फ इस देश को न लूट पाने के कारण जो है, इसी कारण बोलता रहता है। अब ये बीजेपी वाले अब इसको कैसे ढकते हैं, ये देश देखे मोदी जी इसको कैसे ढकते हैं, ये पागलपन है उसका। एक बात ये बीजेपी वाले और मोदी जी बिल्कुल नोट कर लें कि हमारे जैसे कई लोग हैं इस देश में, जिनकी भावनाओं को कितना आहत हो, जिनकी भावनाएं कितनी आहत होती होंगी, जो ये देखते हुए कि जो ये शख्स जो राहुल गांधी है, इस देश का कितना बड़ा गद्दार भी है और कितना बड़ा डकैत है। आज ये मोदी जी जो है, जनता से इन्होंने वोट लिया कि इस तरह की सारी देश विरोधी ताकतों का खात्मा करेंगे। आज इसको मौका दे रहे हैं कि ये झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है, अफवाह पर अफवाह ये फैले चले जा रहा है। और
सबसे दुख देने वाली बात कि जिसने इस देश को अरबों खरबों और उसका कई हजारों गुना इस देश को लूटा हो, वह दूसरे को कह रहा है कि वो चोर है। मोदी जी की ये साजिश कही जाएगी कि जब वो उल्टे इनको चोर कह रहा था कि चौकीदार चोर है, तो इन्होंने जरा भी ये प्रतिकार नहीं किया कि भाई तुम बताओ कि चोर कौन है। मैं हूं कि जिन्होंने अरबों खरबों की लूट करके काला धन वो जमा किया है। लेकिन मोदी जी सिर्फ एक बार उन्होंने कहा था भोपाल में 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान कि इन सबों ने इतना पैसा लूटा है कि भोपाल में एक लिख करके यदि उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो दिल्ली पहुंच जाएगा। और इसके बाद वो बराबर इनको चोर कहता रहा है, कभी इसका प्रतिकार नहीं किया। अब कितनी सफाई से इन्होंने उस डकैत ये राहुल गांधी को बचाया, कहा कि हम भी चौकीदार और हजारों लोग भी चौकीदार। इस साजिश को हालांकि आम जो है भारतीय भाई बहनों की समझ में नहीं आएगा, और स्वाभाविक बात है कि ये सब बड़े शातिराना ढंग से इस तरह की साजिश करते हैं बीजेपी वाले और मोदी जी, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो ये बीजेपी वाले जरा इस बात को नोट कर लें, मोदी जी भी विशेष रूप से नोट कर लें कि कई लोगों को कितना ये उनकी भावनाओं को माने चोट पहुंचती होगी कि ये कैसा माहौल दिए हुए हैं मोदी जी कि आप आज डकैत जो है वो जो है दूसरे को चोर कह रहा है। वो जो जेएनपीसी इस देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या करती रही है, संविधान की हत्या करती रही है, संवैधानिक परंपराओं की हत्या करती रही है, और न्यायपालिका को पूरा ऐंठ पैंठ करके जो है अपने काम करवाती रही है। आज जो है वो लोकतंत्र की पर प्रलाप और जो है वो विलाप कर रही है, प्रवचन दे रही है। ये मौका कौन दे रहे हैं? ये हमारे मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा, जनता के साथ जो है वो विश्वासघात किया, और आज सारे मौके दे रहे हैं। और इनको जो है इन गद्दारों को और इन डकैतों को पूरी छूट, पूरा माहौल दिए हुए। तो हमारे जैसे लोग की भावनाओं को बहुत आहत मिलती है और बहुत वो चोट पहुंचती। और ये सारी जो चोट है और जो भावना आहत हो रही हैं, एक नागरिक के रूप में इसका पूरा हिसाब ये गद्दार बीजेपी वालों से और गद्दार मोदी जी से हमारे जैसे लोग ये काफ़ी जनता जो है बहुत दुखी है। निश्चित है कि इस दुख का हिसाब वो जरूर लेंगे। देश देखता होगा कि एक चुनी हुई सरकार जो इतने बड़े बहुमत की, उसको कैसे डिस्टेबलाइज करके सत्ता वापसी का जो इनका डिस्परेशन है, जो हताशा है, जो ये पागलपन है, पैरानॉइड है, हिस्टेरिकल टाइप का, देश इसको विभिन्न रूपों में देखता होगा। और बहुत दूर की बात नहीं है, सीए के मामले में किस तरह का झूठ, किस तरह का अफवाह, यही जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी की चांदा चौकड़ी काकस की सोनिया गांधी द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के कंधे पर बंदूक रखने के लिए उनको भड़काया। और एक बात ये इसके पहले भी बताई गई है, ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हुआ, चाहे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हुआ, इनको भड़काने का कि पीछे भी एक बहुत बड़ी
साजिश है देश के खिलाफ कि यदि इनको भड़का लिया गया तो यदि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये भड़काने में यदि जेएनपीसी ये गद्दार जेएनपीसी के गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी यदि कामयाब हो जाती हैं तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है बिला वजह जो है शेष जो तबका है भारतीय समाज का उसकी आंखों में चढ़ जाएंगे। ये देखिए ये तबका हमेशा देश विरोध में हमेशा जो है वो खड़ा रहता है जो है इन जेएनपीसी के साथ और वामदलों के साथ, और एक भेद विभेद की लहर जो है दौड़ पड़ेगी। और यही इनकी मुख्य साजिश है कि ये हमेशा जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है शेष जो भारतीय समाज की आंखों में चढ़े रहे हैं कि हमेशा देश के दुश्मनों के साथ रहते हैं, क्योंकि इसी साजिश के पीछे ये अपने पाप छुपाते हैं कि ये कितने बड़े देश के शत्रु हैं, किस तरह से इन्होंने देश को बंटवाया, किस तरह से नेहरू जो है अभी सारी बात है, किस तरह से नेहरू जो है देश को भी बंटवाया और जो है 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, तो 3 करोड़ से ऊपर घरों को उजड़वाया। हालांकि उसमें जिन्ना का भी उसमें इसलिए है कि वो पाकिस्तान के लिए वो हाँ कैसे कर दिए। जिन्ना को बिल्कुल माने इसके लिए साफ नहीं छोड़ जा सकता है। उनकी देश को बांटने में उनकी प्रमुख भूमिका भले न हो, लेकिन जब ये देश को यदि ये देश को बांट करके और उनको एक टुकड़ा देकर शांत कर रहे थे तो थोड़ी भी देशभक्ति होती उनमें, वो जिन्ना में कहते भाई हमको टुकड़ा नहीं चाहिए। हमने तो दावा किया हुआ है जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए जिस पर कि ये सबसे निकम्मा और देश का दुश्मन नेहरू को बिठाने की साजिश कर रहा है ये मोहनदास करमचंद गांधी। इसी मुद्दे पर वो अड़े रहते और देश और पाकिस्तान पा करके वो जो शांत हो गए, यह भी जो है उन पर जो है बहुत बड़ी उंगली उठाता है। इसलिए सारी बातें जो है मैंने उसकी समग्रता में देखने की आवश्यकता है। देश बांटने की साजिश तो जरूर की है ये दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और ये माने ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब पाकिस्तान बढ़ गया तो ये डटे नहीं भाई कि हमको जो है पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम तो इसी देश में रहेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो जिसने देश को बंटवाया 25 से 30 लाख लोगों की जाने की लाश पर इसने हमारे भारतीय भाई बहनों की 25 से 30 लाख की लाश पर, उनके खून पर इसने सत्ता हाथी आई। इतना बड़ा अपराध। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साजिश के तहत जो है रूस में मरवाया, उनके परिवार पर जासूसी जिसने करवाया और माउंटबेटन से मिलकर के उसी परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला दस्तावेज भी बनवाया और उसमें एक सरकारी प्रावधान भी डलवाया कि यदि भारत में पाए जाए तो भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि उनको पकड़ करके वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में ब्रिटेन को सौंपा जाए। इतनी बड़ी गद्दारी मैंने
इसकी, और इसके बाद तो फिर भारत की जमीन को चीन को सौंप देना, तिब्बत जो भारत में मिलना चाह रहा था उसको भी चीन को सौंप देना। गद्दारियों की एक बनी, इससे बड़ा कोई गद्दार हो नहीं सकता। इतनी दंगे वो कराई वो इन सबों ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला से मिलकर के ये मरवाया। तो तमाम है। तो इतने सारे पाप को ढकने के लिए कोई साजिश तो वो चाहिए ना। तो उसी साजिश में यह है, उसी साजिश का ये हिस्सा है कि कम से कम ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, ये दो बड़े बड़े हैं, या इस प्रकार के। हाँ, तो इनको झूठ और अफवाह का शिकार बनाने से ये शेष जो है हमारे भारतीय समाज के आंखों में चढ़े रहेंगे कि हमेशा ये देश के दुश्मनों के साथ रहते हैं। तो इसी में तो उनके खुद के जो गद्दारी के पाप हैं वो छुपते रहेंगे, ढकते रहेंगे। और इसीलिए अब आप लोग देखते होंगे कि कुछ अपवादों को छोड़ करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में यह एक डीप सीटेड और डीपली इंटेंस्ड, माने बिल्कुल माने मन के अंदर बैठी हुई एक भावना है कि इस देश की समस्याओं के लिए ये जो मुस्लिम समाज है, जिसको भारतीय अवमता के मुस्लिम समाज नहीं कहता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, ये जिम्मेदार ये फैला रहते हैं कि इनकी वफादारी इस मुल्क के साथ नहीं है। इस तरह की बातें, और वो बातें दुष्प्रचार के साथ हैं, या एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट, बहुत ही वो जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखिए ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट कह करके कोई हमको वोट नहीं बटोरना है, बल्कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट का एक दुष्प्रचार हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में किया हुआ है। हालांकि उसके शिकार जो है अधिकांश लोग नहीं है। अधिकांश लोग तो लोगों से बात करिए तो कहने नहीं भाई सबको एक साथ रहना है, कैसे ये एक साथ रहें, इसकी कोशिश होनी चाहिए, मोटा मोटी यही बोलते हैं। लेकिन इनका जो दुष्प्रचार है बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का, विश्व हिंदू परिषद वालों का, जान लीजिए कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले यह उसी जेएनपीसी का ही एजेंडा वो चलाते हैं। इसमें एंटी मुस्लिम जो है सेंटिमेंट जो है वो भर करके कि इनकी वफादारी नहीं है इस मुल्क के प्रति, या सारी समस्याओं की जड़ में यही है। इस तरह का जो एक वातावरण है साइकोलॉजिकल, इसमें जो है बहुत, यानी जो ये इतनी घोर गद्दार जेएनपीसी है, उसके पापों को ढकने का एक बहुत बड़ा शील्ड जो है, रक्षा या गाउंटलेट उसको मिल जाता है। इस साजिश को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद तो फिर इस जेएनपीसी का साथ देने के लिए जो गद्दार वो इंदिरा गांधी ने जो है एक शब्द का इजाद किया और उस शब्द को डलवा दिया भारत के संविधान में इमरजेंसी के दौरान। कौन? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। वो इतनी खतरनाक वॉशिंग मशीन थी कि उसमें जितने भी इस भारत के दुश्मन, भारतीय समाज के दुश्मन और भारतीय समाज को तोड़ने वाली शक्तियां, वो भ्रष्टाचारी, घोर भ्रष्टाचारी, घोर तिकड़मी, और फिर घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी, घोर प्रांतवादी, घोर भाषावादी, सारी शक्तियां, और यहां तक कि
कन्हैया कुमार गिरोह, जो कि नारा लगवाए भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसा गिरोह भी, असदुद्दीन गिरोह भी, ये सब के सब जो है उसी खतरनाक सेकुलरिज्म वाली वॉशिंग मशीन में धुल करके देश के सामने स्वच्छ होने का एक दुष्प्रयास करते हैं। तो ये उस जीएनपीसी के पापों को ये ढक रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी, राष्ट्रवाद का मुखौटा बन करके। इसलिए इसे छलने वाली, छल कपट वाली, धोखा देने वाली और विश्वासघात करने वाली जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है, जो पहने हुए हैं मोदी जी और बीजेपी वाले, इसको समझना, इसकी असलियत को समझना वो बहुत जरूरी है। तो जब ये राहुल बोलता है कि वो सद्दाम हुसैन की बात है, गद्दाफी की बात, तो उतना क्रोध नहीं आता है। क्रोध इस पर आता है कि मोदी जी ने इस तरह का माहौल उसको दिया हुआ है, और ये मोदी जी के ही संरक्षण में मीडिया वाले भी जो है उस गद्दार, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, इतना घोर गद्दार है, और यदि देश और तो इस देश में देशभक्ति का तकाजा यह है कि उस गद्दार को एक क्षण भी रहने का हक या अधिकार भारत की जमीन पर नहीं होना चाहिए। वो छल कपट के द्वारा कैसे वो जो है वोट छीन ले आता है, वोट बटोर ले आता है, वो एक दुखद पहलू दूसरा है। लेकिन यह जो गद्दार है इस देश का, तो उसको एक क्षण के लिए भी जो है भारत की पावन धरती पर उसको नहीं होना चाहिए, और कम से कम उसकी किसी भी बात को की ओर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और न उसकी बात को मीडिया में इतना बड़ा कवरेज और इतना बड़ा महत्व, ये सारा कुछ जो है दिलवाया जा रहा है मोदी जी के शासन के संरक्षण में, कि उस गद्दार की सारी बातों को, ये मीडिया वालों में थोड़ी भी रहता है कि ये देश का गद्दार है और उसकी बात को हम दिखा रहे हैं कि राहुल ने ये बोला। कम से कम ये बोलते कि भाई गद्दार राहुल ने ऐसा कहा। और इसीलिए जो मीडिया है, जो अपने को चौथा स्तंभ कहता है, यह इस देश का बहुत बड़ा शत्रु है। देश यानी कम खतरे में नहीं है। तो जब भी राहुल इस तरह से बोलता है, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को कोई भी इस तरह से देश विरोधी हरकत करती हैं, तो निश्चित से जो क्षोभ होता है, क्रोध होता है, वो बीजेपी वालों पर और मोदी जी पर कि इन्होंने इस तरह का माहौल दिया हुआ है, इस तरह का मौका दिया हुआ है, इस तरह की सारी सुविधाएं दी हुई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मोदी जी के मन के अंदर बैठी हुई बात है, जो छिपी हुई बात है, एज ए कैथारसिस, यानी जो मन का उद्गार वो निकल ही आता है। और उन्होंने तो लोकसभा में कहा कि जब तक मोदी हैं तब तक मजे लेने के मौके लीजिए। अब मजा यही है, ये देश विरोधी ताकतें जो है वो राहुल गांधी जैसे लोग कि देश में हिंसा फैलवाइए, देश में तोड़फोड़ फैलवाइए, देश में आगजनी फैलवाइए, अफवाह फैलवाइए, झूठ फैलवाइए, देश को अस्थिरता में झोंकिए और चुनी हुई सरकार को उसको ढहा करके सत्ता वापसी करिए। यही तो मौका दे रहे हैं मोदी जी, और बनते हैं राष्ट्रवादी। इसलिए कोई भी हरकत होती है जो गद्दार राहुल गांधी की, क्रोध जो है गद्दार राहुल गांधी पर उतना नहीं आता है
क्रोध इस पर आता है कि ये राष्ट्रवादी मोदी जी, राष्ट्रवादी बीजेपी वाले इनको इस तरह का मौका क्यों और कैसे दे रहे हैं। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको समझे। इसको जो ये मीडिया वाले जो ये 5 विधानसभाओं के जो चुनाव हैं उसके दौरान जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं नोटा के समर्थन में एक चिनगारी आती रहती है। सुनने में यह आया है कि मीडिया को इस तरह से अनुदेश दिया गया है कि किस तरह की जेंट्री वहाँ पर किस तरह के लोग हों, एक दिन पहले से छांट छूट करके वो उसकी व्यवस्था कर ली जाए कि कोई भी नोटा की बात न बोले। इस तरह से जो है एक स्क्रीनिंग, एक गाउंटलेटिंग, ये इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस दिशा में इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि इन ताकतों से इस मुल्क को और अपने आप को, हम सभी को निजात दिलाने के लिए बिल्कुल मन में ठाने और नोटा का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों और उसको अमल में लाएं। और इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो इसलिए नोटा नोटा नोटा। अब जैसे ये न्यूज़ 18 इंडिया वाला कल हावड़ा में वो भैया जी कहीन वाला ये प्रोग्राम चला रहा था, वो प्रतीक त्रिवेदी, एक ने कहा कि सरकार वो जो गरीबों की बात करे। इस तरह की बात कहना कि गरीबों की बात करे, एक गरीब की बात वो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था सन 70 में, गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ, गरीबी। और गरीब की माला अब तक वो ये सब जप रहे हैं, और जितनी माला जपते हैं उतने गरीबों की हत्या करते हैं। ये गरीब की माला जपने वाले जो राजनीतिक दल हैं वो गरीबों की किस तरह से हत्या कर रहे हैं यह देश देख रहा है। और कुछ माला ये भी जप रहे हैं, मोदी जी जप रहे हैं, कम्युनिस्ट वाले भी जपते हैं, गरीब। और वो देश के कितने बड़े वो शत्रु हैं वो। तो सरकार ऐसी नहीं चाहिए कि सिर्फ गरीब की बात करे। सरकार ऐसी चाहिए कि जो सबके साथ न्याय करे, सबकी बराबर जो है वो खिदमत करे समानता के आधार पर, और कम से कम ये ऐसा माहौल दे कि सभी लोग समझें कि भाई हम लोग बराबर हैं, हम लोग एक ही हैं, हम भारतीय हैं। उसकी आवश्यकता है। और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसके लिए एक विशेष इंतजाम हो, सिर्फ ये तो है। और देखिए जैसे रोजगार है, और इसके विषय में कई बार जो है इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है कि रोजगार है, सेवा है, सुरक्षा है हमारे नारियों, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए मौके पर सुरक्षा और उनके और मान मर्यादा की रक्षा, और उनको उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को बख्शना, इस सारी बातें मौके पर, और अपनी आवाम की खिदमत, और देश में जो है जो भयावह जो समस्याएं हैं, खास करके आबादी विस्फोट, आरक्षण की जो यानी विभीषिका, और जितनी योजनाएं हैं, जितनी स्कीम हैं, वो गरीबों तक पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती हैं। गरीबों के नाम पर वो अमल में उनके असली हासर क्या होता है, ये सारी समस्याओं के प्रति जो है वो ईमानदारी से देखने की आवश्यकता है।
और इसके प्रति जो है भारतीय जनता दल बिल्कुल जो है वो सजग भी है और संवेदनशील भी है। और इसके विषय में बताया हुआ भी है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल है, की जो शैली है, और साथ साथ हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की जो शैली है, जो उनका मॉडल है, इन्हीं दोनों से प्रेरणा लेकर के ये सारी बातों को जो आवाम को खिदमत देना है, उसको भारतीय नागरिक के रूप में इज्जत बख्शना है, सब कुछ जो है, और उसके रक्षा करनी है, मौके पर न्याय देना है, ये सारी बातें जिसमें कि रोजगार भी आता है, शिक्षा भी आती है, और हर एक मुद्दे को आप मैंने यदि आप उसको ईमानदारी से देखेंगे तो तमाम उसमें विकृतियां, तमाम गड्ढे हैं। मान लीजिए वो रोजगार की बात आप कर लेते हैं, लेकिन क्या शिक्षा में जो है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, कैपिटेशन फीस है, जो मैंने प्राइमरी में ही वो एडमिशन करने के लिए तमाम मोटी जो है वो डोनेशन वाली बात आती है, तमाम इस तरह की समस्याएं हैं। इस पर कोई भी पार्टी, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए बीजेपी कभी बात करती है, कभी चिंता वो व्यक्त करती है? नहीं ना। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं कि रोजगार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, और उसके साथ साथ हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, सांस्कृतिक वातावरण। अब देखिए, अब देख लीजिए ना कि अभी एक मुख्यमंत्री हुए हैं वहाँ के, तीरथ सिंह रावत, वहाँ के उत्तराखंड के। उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो पहनावा है, फटी हुई जीन्स जो है, ये ठीक नहीं है। ये चैनल वाले जिसे बताया गया कि यह देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, तमाम ये बोलने लगे। ये जैसे कि बताया गया था कि एक बार जो है, हालांकि उसको बार बार बताना जरूरी है, एक बार जो है यूपी पुलिस से किसी ने आरटीआई के थ्रू पूछा कि ये जो महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह का माने दुर्व्यवहार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो एक तो पुलिसिया दिमाग और कुछ वो हकीकत भी है उसमें। उसने कह दिया भाई कि जो ये पहनावा है, जो ड्रेस है, मैंने बच्चियों का, महिलाओं का, वो काफी जिम्मेदार है। और बात सही भी है। बस वो पैनल बैठ गया डिस्कशन करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए। तो उसमें एक यूपी पुलिस का प्रवक्ता था, और एक कोई पंडित जी थे, एक कोई मुल्ला जी थे, और बाकी 4-5 और थे, सिनेमा से थे, फलाने से थे, कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट का था। तो ये बाकी 4-5 जो है, इन्हीं तीनों पर, यूपी पुलिस के प्रवक्ता पर, पंडित जी पर और मुल्ला जी पर, तीनों आक्रमण कर रहे थे कि अरे ये दकियानूस हैं, ये रूढ़िवादी हैं, ये बिल्कुल धार्मिक कुनबे में फंसे रहते हैं, इनको क्या मालूम, हम तो आधुनिक वाले हैं, हम तो जो है, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तमाम इस तरह की बात झूठा। इसलिए ये देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये टीवी चैनल वाले। और शायद ये भूल जा रहे हैं, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। ये देखकर बहुत दुख होता है। ये समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं ये करते रहेंगे। देश ये जो है बिल्कुल याद रखेगा इनको, इन टीवी चैनल वालों को। और थोड़ी भी देशभक्ति यदि हो देश में तो सबसे पहले इनका विनाश बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कहा दिया कि भाई कि ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। तीरथ सिंह रावत ने कह दिया बस ये देश के दुश्मन चालू हो गए। तो उसी डिस्कशन में जो
यूपी पुलिस ने जो 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 जवाब दिया था, उसी पर जो जो डिस्कशन हो रहा था, तो उसी डिस्कशन में एक ने कहा कि एक महिला से पूछा कि मैडम जरा ये बताइए कि आप लोग सज धज करके, इतना सज धज करके ऑफिसों में क्यों जाती हैं? इतना सजने धजने की क्या आवश्यकता है? सादगी से जाइए ना। वो महिला बोल रही है कि अरे, पुरुषों को आकर्षित करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो यूपी पुलिस वाला और पंडित जी और मुल्ला जी तो वो तो चुप रह गए बेचारे कि आखिर इतनी बेहयाई का वो क्या उत्तर दे। और उस पैनल में जो बैठे हुए कोई नहीं कह रहा है कि अरे मैडम, आपको सिर्फ एक ही पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार है और वो आपके पति महोदय हैं। और जो महिला सभी पुरुषों को आकर्षित करने का प्रयास करती है, उसके लिए एक शब्द बना हुआ है, एक सामाजिक शब्द है। शायद उस सामाजिक शब्द का उस समय आपके लिए प्रयोग कर दिया जाए तो आप भड़क भड़क उठेंगे। लेकिन इसकी वकालत करने वाले उसी मानसिकता की हैं, ये जरूर है, लेकिन किसी ने कहा नहीं। तो इस मानसिकता वाले जो है वो ये टीवी चैनल वाले हैं। तो ये टीवी चैनल वाले हर तरह से, टीवी चैनल हुआ, ग्लैमर हुआ, विज्ञापन हुआ, बॉलीवुड हुआ, ये हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो तीरथ सिंह वो रावत पर ये टूट पड़े सब। तो इनको भी तो ये सारी बातें हैं, इनके प्रति भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और जो ये चुनाव हो रहा है, तो इनको जो बीजेपी वालों से कम हमारे जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, आपके मैंने असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के, पुदुचेरी के, ये बीजेपी वालों से जरूर पूछें कि भाई आपका राष्ट्रवाद, आप बोलते हैं ना राष्ट्रवाद है और हम ये विकास करेंगे, यही है कि देश के दुश्मनों को जो है, यानी राहुल जैसे गद्दारों को, प्रियंका जैसे गद्दारों को, सोनिया जैसे गद्दारों को आप जो है पूरी जो है वो छूट दिए रहेंगे। और हमारे जो गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, अब दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली के लोग मैंने इतना नारकीय जीवन झेल गए सिर्फ इसी बीजेपी के कारण और मोदी जी के कारण, क्योंकि उनकी चिंता थी कि इन देश के दुश्मनों की रक्षा करनी है और उनके लिए जो है सुविधा मुहैया करानी है। और यही नहीं, अपने वो गरीब और आम भारतीय भाई बहनों की तो जो जलालत हुई दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, वो तो हुई। अपनी खुद की पुलिस उसको पिटवा दिया इस कार मोदी ने, देखिए ना। तो ये सारे सवालात जो है हमारे असम विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे पश्चिम बंगाल के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे केरल विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे तमिलनाडु विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन और हमारे पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, ये जरूर इसे सवाल पूछें बीजेपी से कि तुम्हारा राष्ट्रवाद यही है, और जब तुम राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे आम और भारतीय भाई बहनों की रक्षा नहीं कर सकते इन देश विरोधी ताकतों से, तो वो तो तुम क्या कर सकते हो? और क्या जो हमारे जो भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं, केरल में रहने वाले हैं, उनको आप जो है यानी क्या दे सकते हो, दे सकते हैं आप? और ममता बनर्जी से जरा लोग जरूर सवाल कर रहे हैं कि पहले तुम ये बता
कि तुम भारत की बेटी है कि बंगाल की बेटी है। और उससे भी बड़ी बात कि जिस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया है, तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये ममता बनर्जी नेता मानती कि नहीं मानती है? ये बिल्कुल स्पष्ट जो है हमारे कम से कम पश्चिम बंगाल में रहने वाले, माने हमारी जो मातृभूमि भारत है, हमारी जो मातृभूमि भारत है, उसके पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भूखंड में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन ये जरूर सवाल करें इस ममता बनर्जी से, कि जो कि कहती है कि हम बंगाल की बेटी, तो पूछे कि तुम बंगाल की बेटी है या भारत की बेटी है, नंबर एक। और दूसरा उससे सवाल करें कि जिस घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को मरवाया है, ये ममता बनर्जी उस घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानती है कि नहीं मानती है? ये जवाब जो है उसे जरूर प्राप्त करें, अपने आप इसकी कलई खुल जाएगी। और खास करके वो हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को ये कह देगी, हमेशा घोर सांप्रदायिकता, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, और गुंडई, कटमनी, ये सब क्या है? गुंडई और हिंसा जो कि इसने विरासत में लिया है वो कम्युनिस्टों से। तो इन सारी ताकतों का खात्मा और या इन सारी ताकतों से निजात जो है आज समय की मांग है। इसलिए नोटा 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 नोटा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भारतीय भाई बहन जो मतदातागण हैं, यानी इन विधानसभा में बिल्कुल मन में बिल्कुल बिठा लें कि नोटा का इस्तेमाल करके इन ताकतों का खात्मा करना है मतपेटी पर। और एक चीज शायद इसमें छूट जा रही है, उसको विस्तार से बताया जाएगा कि हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, खास करके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, यानी सेवानिवृत्त जो है राजनयिक सिविल सर्वेंट्स, सेवानिवृत्त हमारे न्यायपालिका के लोग, न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, और हमारे बौद्धिक वर्ग, शिक्षाविद, एकेडमिशियंस, एजुकेशनिस्ट, टीचर्स, ये सबका सामूहिक दायित्व बनता है। और खास करके जो लोग रिटायर्ड हैं तो उनके पास यानी गाड़ी घोड़ा भी है, पेंशन भी है, समय भी है। तो एक बहुत राष्ट्रीय कर्तव्य में अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने बुद्धि को, अपनी ऊर्जा का कम से कम राष्ट्र के प्रति भी उनका फर्ज बनता है कि लोगों में इस तरह की जागरूकता पैदा करें कि एक तो भारतीय एकता की सारी बातों को छोड़ करके जो जाति के जाल में लोग फंसे हुए हैं, संप्रदाय के जाल में फंसे हुए हैं, भाषावाद के जाल में फंसे हुए हैं, प्रांतवाद के जाल में फंसे हुए हैं, क्षेत्रवाद के जाल में फंसे हुए हैं, सारे जालों को तोड़ करके भारतीय एकता की बात उनको समझाएं। और भारतीयता की जो मैंने एक वास्तविक एकता और भावनात्मक एकता के लिए ये फैलाएं। और किस तरह के लोगों को चुन करके सदन में भेजना है, सदन में चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, यानी स्थानीय निकायों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और दूसरे संगठनों का भी जो चुनाव हो, जैसे व्यापार संघ का चुनाव है,
वकील संघ का चुनाव है, चाहे कर्मचारी संघ का चुनाव है, उसमें भी वही मानदंड, वही विचार, वही कसौटी कि पात्र लोगों को ही चुनना है। इसमें अपने बुद्धि को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को, काबिलियत को, और जो इनको समय मिला है, जो जीवन शेष है इनका, हमारे सेवानिवृत्त जो है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे न्यायमूर्ति गण हैं, हमारे न्यायाधीश गण हैं, बौद्धिक वर्ग है, शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जो भी हैं, इस दिशा में ये बहुत जरूरी, बहुत ही पावन एक राष्ट्रीय कर्ज है। इसको निभाएं और इसको विस्तार से भारतीय जनता दल और भी, और कम से कम उस कलंक को धोने का वक्त है, जो हमारे, जिस कलंक की ओर हमारे स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। जो कुछ भी उम्मीद है वो आम लोगों से है। जो संभ्रांत वर्ग, तो संभ्रांत वर्ग के कलंक को धोने का वक्त है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जैसी बीमारी से जो ग्रसित है हमारा ये कुनबा, ये समाज, उस कलंक को धोने का तकाजा है। तो अब इसको और विस्तार से ये बताएगा भारतीय जनता दल, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस संबंध में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको टैप करने की आवश्यकता है। तो इस विषय में और विस्तार से बताएगा। लेकिन तो फिर वो बात आकर के वही टिकती है कि हमारे असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण, भाई बहन, सिर्फ एक ही मंत्र को याद रखें, नोटा नोटा नोटा। इस पर अपने मन को ठाने, इसके प्रति कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो और इसको 100% अमल में मतपेटी पर लाएं और देश को इन शक्तियों से, इन काले अंग्रेजों से निजात दिलाएं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।